Hello everyone. First of all, I would like to welcome to all of you on my YouTube channel BioBridge. I hope you are doing well. In previous lecture, we have already discussed about the following uh, the following pathway of renin angiotensin aldosterone system. तो पिछले वीडियो में हम लोग देख लिया था ये पूरा. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे. पिछले वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को इनहिबिट करने के लिए वैसा ड्रग जो सीएनएस पर एक्शन दिखाता था और हमारे ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन को क्या करता था, कम करता था. इस वीडियो को तुरंत हम लोग समझेंगे जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पर जो उसके पाथवे पर जो ड्रग एक्शन दिखा रहा था और उस पाथवे को इनहिबिट कर रहा था, उस पाथवे को रोक रहा था जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके. तो फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले कौन सा ड्रग देखे थे? सबसे पहले हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में वैसा ड्रग जो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था. दिस इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम which used to inhibit the hypertension or reduce the hypertension or reduce the blood pressure. नेक्स्ट ऐसा ड्रग हम लोग देखे थे कि जो हमारा बीटा वन रिसेप्टर पर एक्शन दिखा रहा था और बीटा वन रिसेप्टर पे एक्शन दिखाने वाले ड्रग्स को क्या बोल रहे थे? बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर. बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर. नेक्स्ट हमारा जो ड्रग्स था वो था हमारा जेजी सेल्स. जेजी सेल पे एक्शन दिखा रहा था. ठीक. नेक्स्ट ड्रग था जो हमारा रेनिन को डायरेक्ट ब्लॉक कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था. डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर. तो सबसे ये वाला ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग. नेक्स्ट वो ड्रग जो हमारा क्या करा रहा था, जो एक एंजाइम था यहाँ पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम, जो कहाँ से हमारा निकल रहा था? लंग्स से. तो नेक्स्ट जो ड्रग होगा ये हमारा इस एंजाइम्स को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा. इस एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा. और जो लास्ट जो ड्रग हमारा बच रहा है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और लास्ट जो 81 रिसेप्टर को ब्लॉक करता था, ये 81 रिसेप्टर को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा. तो आपका मैकेनिज्म ये मैकेनिज्म आप लोगों को क्लियर हो रखा होगा क्योंकि पिछले वीडियो में इसको हम लोग क्लियर कर लिए थे. तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं. तो जब भी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर फॉल डाउन होता है, डिक्रीज होता है, तो वो क्या करता है? हमारे ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है. कहाँ पर? ब्रेन और हमारा किडनी में. ऐसा देखा जाता है कि जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, तो पूरे ओवरऑल बॉडी में ब्लड का सप्लाई नहीं जा पाता है. तो उसमें से एग्जांपल है ब्रेन और किडनी. ये दो मेजर ऑर्गन्स होता है जो हमारा बीपी को रेगुलेट करता है. कैसे रेगुलेट करता है? पिछले वीडियो में देख लिए थे. नेक्स्ट क्या होता है कि ब्रेन से जो हमारा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज रिलीज हो रहा था वो बीटा वन रिसेप्टर पर एक्शन दिखा रहा था. और बीटा वन रिसेप्टर कहाँ पर है? जेजी सेल्स के पास. उस पर एक्शन दिखा रहा था और ये बीटा वन रिसेप्टर जो है वो क्या कर रहा था? जेजी सेल से रेनिन सीक्रेट कर रहा था. रेनिन सीक्रेट करने के बाद क्या होता है कि लीवर में एक कॉन्टिन्यूसली ये एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म में जो होता है ये कॉन्टिन्यूसली हमारा लीवर प्रोड्यूस करते रहता है. तो रेनिन क्या कर रहा था? ये एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम को कन्वर्ट कर रहा था एंजियोटेंसिन में. नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि ये जो एंजियोटेंसिन 1 बन रहा था ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन में ट्रांसफर होते होते पूरा बॉडी में पहुंचता है लंग्स के पास. लंग्स के पास एक एंजाइम था एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम. ये एंजाइम्स क्या करता था? इस एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर दे रहा था किसमें? एंजियोटेंसिन 2 में. अब इसका मेजर रोल होता है हमारे बॉडी में, इसलिए हम लोग ये ड्रग्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और एक ड्रग्स को क्योंकि ये दो मेजर पाथवे होता है जहां से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है. ठीक. तो ये बढ़ता है तो ये दो मेन पाथवे को हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे. यहाँ पर एक इनहिबिटर लगा देंगे और यहाँ पर एक ब्लॉकर लगा देंगे क्योंकि ये जो एंजियोटेंसिन 2 था, एंजियोटेंसिन 1 81 रिसेप्टर था, वहाँ पर एक्शन, उस रिसेप्टर पर एक्शन दिखाता था और जहाँ 81 रिसेप्टर है वहाँ वो एक्शन दिखाता था. जैसे बताया है सीएनएस, हार्ट, ब्लड वेसल्स पे. यहाँ पर मेजर रोल्स एड्रिनल कॉर्टेक्स पे. एड्रिनल ग्लैंड का दो मेजर पार्ट्स होता है, एक आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला. आउटर कॉर्टेक्स में भी 3 लेयर होता है. तो सबसे फर्स्ट वाला जो लेयर होता है जहाँ पर क्या होता है मिनरलोकोर्टिकॉइड रिलीज होता है उस लेयर से. उसका नाम है जोना फैसिकुलेटा, शायद मे बी जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस. वहाँ नाम है जोना रेटिकुलरिस. क्या करता है? वहाँ से मिनरल वहाँ उस लेयर में क्या होता है उस रिसेप्टर पर बाइंड करता है और वहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है और ये एल्डोस्टेरोन किडनी पर एक्शन दिखाता है
और ये किडनी क्या करता है, सोडियम का रिटेंशन करता है। जब सोडियम रिटेंशन होगा तो पीछे पीछे क्या होगा, वाटर भी रिटेन होते रहेगा। जब वाटर रिटेन हो जाएगा तो हमारा ब्लड वॉल्यूम बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो इस पाथवे से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तो सडन आपको पता है कि किसी को ब्लड प्रेशर किस सस्टेन पीरियड तक, एक लॉन्ग पीरियड तक जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको बोल देते हैं हाइपरटेंशन, और इसी कंडीशन को हमको रोकना था। ठीक, तो ये कुछ पाथवे था जिसमें कुछ ड्रग्स यूज करेंगे और इस पाथवे को डिस्टर्ब करेंगे जिससे हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो सके, लो हो सके। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट ये ड्रग्स हम लोग बात कर चुके थे, सेंट्रोसिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर, बीटा अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर, अल्फा 1 और बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये सारे ड्रग्स को बात कर लिए थे। आज हम लोग 3 ड्रग्स, मेजर 3 ड्रग्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर का, जो रेनिन को डायरेक्ट इनहिबिट कर रहा था। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, ये वैसा ड्रग्स होता है जो डायरेक्टली क्या करता है, रेनिन को इनहिबिट करता है। जो रेनिन कौन सेक्रेट कर रहा था, जेजी सेल्स, इनहिबिट द रेनिन। जो रेनिन हार्मोन्स या फिर एंजाइम बोल सकते हैं, उस रेनिन को क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था, उसको सप्रेस कर दे रहा था। तो उसमें कुछ ड्रग्स जो आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एलिस्कायरन, ड्रग्स का नाम लिखेंगे कौन कौन सा था, एलिस्कायरन, एलिस्कायरन, फिर रामिकायरन, रेमिकायरन और इनालकायरन। इनालकायरन, ये कुछ मेजर्स ड्रग होते हैं जो हमारा रेनिन को क्या करता है, सप्रेस कर देता है, इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसीई इनहिबिटर का, एसीई इनहिबिटर का, क्योंकि 2 ड्रग्स होते हैं जो एसी इनहिबिटर और AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये दोनों ड्रग्स का बहुत मेजर फंक्शंस होता है। और ये 2 ड्रग्स होता है जो मेजरली क्या होता है, ब्लड प्रेशर वाले केस में देखा जाता है और दिया जाता है, जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है हमारे इंडिया के अंदर। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एसीई इनहिबिटर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कन्वर्टेज एंजाइम ब्लॉकर। तो नाम से ही पता चल जाएगा ये कैसा ड्रग होता है। ये ड्रग्स क्या होता है कि एसी एंजाइम्स को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इस एंजाइम्स को क्या कर देगा, इनहिबिट करेगा। जब बताइए कि ये जो एंजाइम्स का फंक्शन क्या था, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 1 को क्या कर रहा था, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दे रहा था। अगर इस एंजाइम्स को हम लोग क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे या फिर ब्लॉक कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, मतलब इस एंजाइम को क्या कर देंगे, इस एंजाइम के एक्शंस को सप्रेस कर देंगे, तो ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में चेंज नहीं हो पाएगा और इस फर्दर इस पाथवे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसमें जो एंजाइम्स जो ब्लॉक करने के लिए या इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग्स आता है, उसमें सबसे पहले आता है हमारा कैप्टोप्रिल। कौन सा ड्रग, कैप्टोप्रिल, 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 क्विनाप्रिल, क्विनाप्रिल। नेक्स्ट आता है रैमिप्रिल, नेक्स्ट क्या आता है, रैमिप्रिल। नेक्स्ट आता है हमारा इनालाप्रिल, इनालाप्रिल यहाँ पर भी है, इनालाकायरन है। और आपको एक बात बता दूं कि जिस वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होंगे जिसके लास्ट में सफिक्स में क्या आता है, कायरन, तो ये सारे ड्रग्स क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। और इसमें भी आप देख लेंगे प्रिल 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 वर्ड आ रहा है, पेरिनोप्रिल, और लास्ट एक और जाएगा फोसिनोप्रिल। ये जो प्रिल प्रिल वर्ड आ रहा है, प्रिल 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 प्रिल, तो जिसके वर्ड जो सफिक्स, इसका जो जितने भी एंजाइम ACE एंजाइम इनहिबिटर होंगे, ACE एंजाइम इनहिबिटर होंगे, तो उसके सफिक्स में क्या होगा, उसके सफिक्स में क्या होगा, प्रिल होगा, और इसके सफिक्स में क्या होगा, कायरन होगा। तो ये जो कुछ ट्रिक होता है जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि कौन सा ड्रग किसमें वर्क करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि जो इसमें लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होगा,
लॉन्गेस्ट एक्टिंग मतलब ऐसा ड्रग जो लॉन्ग पीरियड तक काम करता है, उसको लॉन्ग एक्टिंग ड्रग बोलते हैं, ठीक। तो ये जो हमारा रैमीप्रिल होता है, रैमीप्रिल क्या होता है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग होता है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग। अब जब ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है, मतलब इसको देने के बाद ये लंबे समय तक एक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या देंगे, इसका डोज थोड़ा होगा। तो दिस ड्रग रिक्वायर्ड इन स्मॉल डोज, ठीक। ये ड्रग्स का डोज कितना होगा, थोड़ा सा होगा, ठीक। फिर एक बात करता है हमारा, इसमें बहुत सारे जो ड्रग्स होता है, जितने भी ACE एंजाइम इनहिबिटर होंगे वो क्या होता है, प्रो ड्रग्स होता है, मतलब इनएक्टिव ड्रग्स होता है। आपको हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग पढ़े थे कि बहुत सारे, मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ रहे थे कि बहुत सारा जो ड्रग्स होता है वो क्या होता है कि प्रो ड्रग्स होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव ड्रग बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये कुछ ड्रग्स जो होंगे ACE इनहिबिटर, वो क्या होगा, सबसे पहले मेटाबोलाइज होंगे, फिर वो एक्टिव फॉर्म में चेंज होगा, और वो एक्टिव फॉर्म हमारे ब्लड के थ्रू जाएगा और रिसेप्टर में बाइंड करके अपना इफेक्ट दिखाता है, ठीक। तो इसमें से जो कुछ ड्रग्स होता है, जैसे हमारा क्या हो गया कि इसमें जितने भी ड्रग्स होंगे वो क्या होता है, प्रो ड्रग्स होता है। तो इसका एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ऑल ACE ड्रग्स आर प्रो ड्रग्स, ऑल ACE इनहिबिटर्स आर प्रो ड्रग्स। अब प्रो ड्रग्स आपको पता है क्या होता है, प्रो ड्रग्स, प्रो ड्रग्स क्या होता है, प्रो ड्रग्स जो इन एक्टिव फॉर्म में, इसको एक और नाम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, इन एक्टिव ड्रग। तो सारे के सारे ड्रग्स क्या होता है, इन एक्टिव ड्रग्स होते हैं या फिर प्रो ड्रग्स, एक्सेप्ट कुछ दो ड्रग्स आता है जो एक्टिव फॉर्म में होता है, उसको चेंज होना जरूरी होता है, वो एक्टिव फॉर्म में होता है, और ये डायरेक्ट क्या होता है तो वो रिसेप्टर पे एक्शन दिखाता है। सबसे पहले आ जाएगा कैप्टोप्रिल, फर्स्ट ड्रग। फिर एक और आता है, कौन सा ड्रग, इसमें नहीं लिखा हुआ उसका नाम, लैसिनोप्रिल। ये दो ड्रग्स क्या होंगे, ये एक्टिव ड्रग्स होंगे, ये क्या होंगे, एक्टिव ड्रग्स, एक्टिव ड्रग्स होंगे, ठीक। ये ड्रग्स क्या होंगे, एक्टिव ड्रग्स होंगे। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम इनहिबिटर, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, और उसको रोक दे रहा है, किसको, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा। ये हमारा क्या था, ACE इनहिबिटर। और ये ACE इनहिबिटर का बहुत मेजर रोल होता है हमारा हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। सो इसका नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि ये कौन कौन से चीज़ों में ड्रग ऑफ चॉइस की तरह काम करता है। ड्रग ऑफ चॉइस किसको बोलते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स, ये पक्का काम करेगा ही करेगा। तो ड्रग ऑफ चॉइस बोल सकते हैं जो ACE इनहिबिटर होता है, ACE इनहिबिटर, ड्रग ऑफ चॉइस होता है, किसका किसका, तो सबसे पहले हाइपरटेंशन का ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हुआ है तो इमीडिएटली ये ड्रग्स दे सकते हैं, ये तुरंत से क्या करता है, हाइपरटेंशन से रिलीफ दिलाता है, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हार्ट फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर वाला कंडीशन में इसको एट ए टाइम देंगे। फिर आता है इसमें हमारा वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। सपोज हाइपरट्रॉफी कहने का मतलब क्या होता है, हाइपरट्रॉफी मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा और ट्रॉफी मतलब ग्रोथ। पहले ही वीडियो में बता रखे हैं कि जो हमारा हार्ट का मसल्स होता है, ये जो हार्ट का मसल्स, ये वेंट्रिकुलर वाला पार्ट, तो जब हमारा हाइपरटेंशन कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, ब्लड पंप करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, सिस्टोलिक प्रेशर हेवी कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जिसके कारण यहाँ का जो मसल्स होता है, जो कार्डियक सेल्स होता है, उस सेल्स में ग्रोथ हो जाता है। और पिछले वीडियो में बता रखे हैं कि ग्रोथ होने के कारण उस सेल्स का साइज बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और साइज बड़ा होने का कंडीशन को बोलते हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स पार्ट में, और हाइपरट्रॉफी मतलब सेल्स का साइज में ग्रोथ। और सेल का साइज में ग्रोथ होने के कारण होता है कि कुछ मतलब कंटिन्यूअस पीरियड तक इस पर क्या स्ट्रेस पड़ने के कारण इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या बढ़ जाता है, और उसके साथ और भी ऑर्गेनल्स का संख्या नंबर्स बढ़ जाता है, जिसके कारण इस सेल का साइज बड़ा हो जाता है, और उसी को बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट क्या होता है, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर हुआ है, क्रॉनिक
रीनल फेल्यूर। क्रॉनिक रीनल फेल्यूर वाला कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा ब्लड फिल्टर नहीं होता है, किसी इन्फेक्शन के कारण से या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, ब्लड फिल्टर नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या होता है, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर देखने को मिलता है। और क्रॉनिक रीनल फेल्यूर की वजह से क्या होता है कि जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, वो हमारा यूरिन में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया। और ये क्रॉनिक रीनल फेल्यूर की वजह से क्या होता है, सपोज कीजिए ये हमारा ब्लड वेसल्स है, और जो हमारा एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। जब ये एल्बुमिन क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो ब्लड इसमें सप्लाई हो रहा है वो फोर्स लगाता है हमारा वॉल पे, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इधर से लगाया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वॉल पे, उधर से लगाया ऑस्मोटिक प्रेशर, और दोनों प्रेशर बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो हमारा आर्टरी ब्लड वेसल्स में फ्लो करते रहता है। जब ये एल्बुमिन का प्रेशर डाउन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एल्बुमिन का प्रेशर हमारा किडनी क्या कर रहा था, ये एल्बुमिन का फिल्ट्रेशन कर दे रहा था और इसको यूरिन के फॉर्म में रिलीज कर दे रहा था। तो हमारा बॉडी में एल्बुमिन का लेवल कम हो जा रहा था, और ये एल्बुमिन का लेवल कम होने के कारण होता है कि हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर लग रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन हो जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। और जितने भी ब्लड सेल्स, ब्लड होते हैं, ब्लड प्लाज्मा, वो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एंटर कर देता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एंटर कर देता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एंटर कर देता है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा सेल्स होता है। तो यहाँ सेल्स और इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड यहाँ से लीक आउट होकर यहाँ पर जमा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलता है। ठीक, तो क्रोनिक रीनल फेल्यूर से बहुत सारा इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है, जैसे एडिमा, हमारे बॉडी में एडिमा हो गया है, तो इसका मेन कारण क्या है, ये एल्बुमिन। और एल्बुमिन किस कंडीशन में हमारे बॉडी से रिलीज हो जाए, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर। इसीलिए इस ब्लड प्रेशर को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस हमारा ACE इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज मेलाइटस, प्लस डायबिटीज मेलाइटस हो रखा है किसी पेशेंट को, क्या है, ग्लूकोज लेवल परसिस्टेंटली इंक्रीज रहता है, जिसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। उसके साथ साथ हाइपरटेंशन भी है, तो उस वाले कंडीशन में हम लोग ACE इनहिबिटर देंगे, इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है एक ऐसा कंडीशन आता है जिसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है, ये एक कंडीशन है। स्क्लेरोडर्मा क्या है, ये एक कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि जो कोलेजन फाइबर होता है, टाइप 4 कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन, टाइप 4 कोलेजन, टाइप 4 कोलेजन, वो क्या होता है, परसिस्टेंटली क्या होता है, डिपॉजिट होता है हमारा किडनी में, किडनी के अराउंड। आपको पता होगा कि जो ये यहाँ पर जो कैपिलरी आता है, तो यहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बना होता है, टाइप 4 कोलेजन से। तो ऑलमोस्ट इसी प्रकार का कोलेजन बहुत सारे इस एरिया में कलेक्ट होते रहता है, कलेक्ट होते रहता है। ठीक, डिपॉजिट होते रहेगा। जब डिपॉजिट होने लगता है तो वहाँ पर वहाँ के एरिया को हार्ड बना देता है, और यूरिन का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रीनल फेलियर देखने को मिलता है। इस स्क्लेरोडर्मा कंडीशन से क्या देखने को मिलेगा, रीनल फेल्यूर। रीनल फेल्यूर का चांस बनता है और पेशेंट को हो सकता है डेथ भी। तो इस स्क्लेरोडर्मा वाले कंडीशन में हम लोग क्या देंगे, ACE इनहिबिटर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका साइड इफेक्ट के बारे में। इसका साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट इसका होता है ड्राई कफ, ड्राई कफ देखने को मिलेगा, एंजियोएडिमा देखने को मिलेगा, एंजियोएडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिला, टेस्ट डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, टेस्ट डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। ठीक, इसमें और क्या देखने को मिलता है, और प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ये क्या होता है, प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि इसको हम लोग प्रेगनेंसी वाले केस में नहीं देते हैं, ये प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक, अब देखिए सबसे फर्स्ट ड्राई कफ तो आपको पता है, लेकिन एंजियोएडिमा, एंजियोएडिमा एक ऐसा टर्म कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि जो स्किन के नीचे वाला लेयर, उसमें क्या होता है, उसमें वाटर का एक्युमुलेशन होता है, तो वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलता है। ठीक, स्किन के इनर लेयर में वाटर का एक्युमुलेशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग देखने को, एक पर्टिकुलर रीजन में स्वेलिंग देखने को मिलता है। उसी कंडीशन को बोलते हैं एंजियोएडिमा। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिस इसका
एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर में कौन कौन से ड्रग होंगे? इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, ठीक, रैमीप्रिल, ये सारे कुछ ड्रग्स आते हैं। और फेसिनोप्रिल जो होता है एक एक्टिव ड्रग होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर। AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, AT1 रिसेप्टर मतलब एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो जहां जहां पर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर वो रहेगा उस रिसेप्टर को क्या कर देता है? वो ड्रग ब्लॉक कर देता है। तो टॉपिक डालेंगे AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, और इसको शॉर्ट में ARB भी बोल सकते हैं, ठीक। तो जितने भी AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर वाले ड्रग्स होते हैं वो क्या होता है? ओरल आता है। वो कैसा आता है? वो आता है ओरल, वो हमारा ओरल ड्रग्स आता है। तो इसमें क्या ऐसा ड्रग्स AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर किसको बोलते हैं? द ड्रग्स विच ब्लॉक द एंजियोटेंसिन 1 AT1 रिसेप्टर। और AT1 रिसेप्टर ब्लॉक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि AT1 रिसेप्टर क्या होता है कि AT1 रिसेप्टर से बहुत सारा चीज़ों को एक्टिवेशन होता है। जैसे हमारा हार्ट हो गया। जैसे मान लीजिए इसका अगर नॉर्मल से छोटा डेफिनेशन अगर कोई आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? दिस ड्रग्स डायरेक्टली क्या करता है? ब्लॉक करता है। किसको ब्लॉक करता है? दिस ड्रग्स डायरेक्टली ब्लॉक द AT1 रिसेप्टर। और AT1 रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ होता है? हमारा किडनी पे होता है। और किडनी पर अगर तो राज सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देगा। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को ब्लॉक कर देगा, मतलब सेक्रेट नहीं होने देगा। फिर कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा हार्ट पे प्रेजेंट होता है। तो हार्ट में क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर देगा। सिस्टोलिक प्रेशर को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। सिस्टोलिक प्रेशर को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फिर ब्लड वेसल्स पे भी था। ब्लड वेसल्स में क्या करता है? वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था। तो ये ड्रग्स देंगे तो मतलब वैजो डायलेशन होगा या फिर वैजो डायलेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट अगर हम इस ड्रग्स के बारे में बात करें तो इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो सारे के सारे ओरल ड्रग्स आते हैं। ऑल AT1 रिसेप्टर आर ओरल, जितने भी आएंगे ओरल आएंगे, नहीं इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं आता है। तो लिखेंगे नॉट इंजेक्टेबल, इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या होता है कि ये ड्रग्स होता है कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर। ये ड्रग्स क्या होता है? कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर होता है। क्या होता है? कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर। अब हम लोग पढ़े थे कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर और नॉन कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर, और उसके पहले का कहानी भी सुने थे, वो लड़की और दो लड़के वाला, ठीक। वो एक लड़की और दो लड़का वाला, जो ज़्यादा कंपटीशन में भाग ले रहा था, ज़्यादा पैसा कमा के ला रहा था, तो उसका वहाँ पर एक्शन दिख रहा था। ये कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर है। मतलब इस वाले ड्रग्स का डोज बढ़ाएंगे तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक। डोज कम देंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक। इसी प्रकार से कुछ एक्शन दिखाता है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये AT1 रिसेप्टर जितने भी ड्रग्स होंगे उसके सफिक्स मतलब उसके वर्ड के लास्ट में, उसके सफिक्स में क्या देखने को मिलेगा? सार्टन वर्ड देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में कुछ ड्रग्स का नाम लिखेंगे। सबसे फर्स्ट में क्या लिखेंगे? कैंडी सार्टन, लो सार्टन। फिर नेक्स्ट ड्रग क्या लिखेंगे? ओल्मी सार्टन, ये ड्रग्स लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो कैंडी सार्टन वाला ड्रग्स होता है, ये क्या करता है? जो हमारा AT1 रिसेप्टर उसको हाई एफिनिटी होता है उस रिसेप्टर का, मतलब बाइंड करेगा, लेकिन AT1 रिसेप्टर का बहुत ज़्यादा इस कैंडी सार्टन से लगाव होता है। तो सारा ब्लड में सर्कुलेट होते रहेगा, लेकिन चिपकेगा कहाँ? बाइंड कहाँ करेगा? उस AT1 रिसेप्टर पर। इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे? बाइंड रिसेप्टर विथ हाई एफिनिटी। बाइंड रिसेप्टर विथ हाई एफिनिटी, बहुत ज़्यादा लगाव है भाई इसको,
कैंडी साटन को बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए बहुत तेज़ी से चिपकता है और लॉन्ग टर्म तक चिपकता है। इसीलिए इसको इस कैंडी साटन का डोज क्या करते हैं, लो डोज में देते हैं। इसको हम लोग किस में देंगे, लो डोज में, लो डोज में देते हैं। ठीक, फिर बात आता है लोसार्टन का। तो लोसार्टन क्या करता है, ये लोसार्टन एक ऐसा ड्रग्स होता है, ये लो एफिनिटी होता है हमारा 81 रिसेप्टर का। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, लो एफिनिटी, लो एफिनिटी, और इसीलिए इसको क्या देंगे, हाई डोज में देंगे, हाई डोज में देना पड़ेगा, इसको हाई डोज में देना पड़ता है। फिर बात आता है कि ये सारे ड्रग्स का यूजेज क्या है, ये सारा जो ड्रग्स है इसका यूज क्या है, जो 81 रिसेप्टर यूज क्या है। तो आपको पता है हम किस में पढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन वाला कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो ये 81 रिसेप्टर को कौन सा वाला में दे सकते हैं, तो इसको दे सकते हैं हम लोग हाइपरटेंशन कंडीशन में दे सकते हैं, हाइपरटेंशन वाला कंडीशन में दे सकते हैं, हार्ट फेल्यूर वाला कंडीशन में दे सकते हैं, या फिर रीनल फेल्यूर वाला केस में दे सकते हैं, रीनल फेल्यूर वाला केस में दे सकते हैं। ठीक, या फिर स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा वाले कंडीशन में दे सकते हैं। ठीक, फिर बात आता है साइड इफेक्ट का इसका, ये ड्रग्स देने पर साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है। ठीक, इसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में, ठीक, या फिर एंजियोएडिमा देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। ठीक, फिर से टेस्ट डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, टेस्ट डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। ठीक, पहला साइड इफेक्ट प्रेगनेंसी में ये साइड इफेक्ट दिखाएगा। फिर टेस्ट डिस्टर्बेंस, ये प्रेगनेंसी में हम लोग इस ड्रग्स को नहीं देंगे, टेस्ट डिस्टर्बेंस दिखाई देगा, ये ड्रग्स लेने के दौरान हमको टेस्ट में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या आता है हमारा एंजियोएडिमा, एंजियोएडिमा, एडिमा, एंजियोएडिमा। फिर बात आता है इस ड्रग्स के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब उस वाले कंडीशन में नहीं देना है, बिल्कुल एकदम प्रिकॉशन है, परहेजी है। तो कौन से वाला कंडीशन, प्रेगनेंसी वाला में, क्योंकि प्रेगनेंसी में साइड इफेक्ट दिखा रहा था, और इस वाले ड्रग्स को हम किसी भी चाइल्ड में जो बच्चा होता है उसके लिए ये ड्रग रेस्ट्रिक्टेड है, ये ड्रग्स नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि ARB जो होता है, ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इसमें कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किसी और कंडीशन में आते हैं, जैसे हमारे बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, तो उस वाले कंडीशन में हम लोग लोसार्टन वाले ड्रग्स को देते हैं। तो बात करते हैं कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में, किसका, ARB इनहिबिटर का या फिर ARB ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर का कुछ प्रॉपर्टीज का बात करते हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। इसका स्पेशल प्रॉपर्टीज का अगर बात करेंगे, स्पेशल प्रॉपर्टीज का बात करेंगे तो यह क्या करता है, यूरिको यूरिक इफेक्ट दिखाता है, यूरिकोज यूरिक इफेक्ट दिखाता है, यूरिको यूरिक इफेक्ट शो करता है। इस टर्म्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यूरिकोज यूरिक मतलब जिस पेशेंट में यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होता है, यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होता है, उसमें गाउट जैसे समस्या का मतलब जोड़ों का दर्द वाले समस्या को फेस करना पड़ता है, उस वाले कंडीशन में उस पेशेंट में कहता है जोड़ों का दर्द देखने को मिलता है। तो ये ड्रग्स लेने के बाद उस यूरिक एसिड को जो हमारे ब्लड में लेवल बढ़ा हुआ है उसको यूरिन के फॉर्म में रिमूव कर देता है। इस यूरिको यूरिक इफेक्ट कहने का मतलब है रिमूव द यूरिक एसिड, रिमूव यूरिक एसिड इन यूरिन, यूरिन में इसको क्या कर देगा, निकाल देगा। ठीक, तो उसको उस ऐसे पेशेंट को देते हैं कि जो क्या होता है, जिस पेशेंट में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, कंडीशन क्या होगा, एक पेशेंट है उसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है और साथ साथ उसको हाइपरटेंशन है। ठीक, साथ साथ उसको हाइपरटेंशन भी है। ठीक, तो साथ साथ जब हाइपरटेंशन और यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक, तो दोनों कंडीशन एक साथ है उस पेशेंट को, दोनों कंडीशन एक साथ है। तो इसीलिए दो ड्रग्स हम लोग नहीं चलाएंगे, उसमें हम लोग चलाएंगे 81 रिसेप्टर ब्लॉकर, टेलमिसार्टन, लोसार्टन। तो इसमें मेन ड्रग्स जो होगा यूज होगा उसका नाम है लोसार्टन। ये लोसार्टन ड्रग ही इसमें काम करता है। ठीक, लोसार्टन ही इसमें काम करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं टेलमिसार्टन के बारे में। ये फर्स्ट हो गया हमारा,
इसका स्पेशल प्रॉपर्टी क्या देखें कि वैसे पेशेंट में काम करेगा जिसको हाइपरटेंशन तो है, उसके साथ साथ उसके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक। तो ये ड्रग मोस्टली किसके लिए प्रेफरेबल होता है, ये लोसार्टन किसके लिए मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग होता है, ये मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग्स फॉर कौन से वाले पेशेंट, गाउट विथ हाइपरटेंशन, गाउट विथ हाइपरटेंशन। यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है हमारा जॉइंट्स में, जिसमें जॉइंट्स पेन देखने को मिलता है, तो गाउट्स मतलब होता है जॉइंट्स पेन, और उसके साथ साथ हाइपरटेंशन है, तो उस वाले पेशेंट क्या देंगे, लोसार्टन देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेलमीसार्टन के बारे में। नेक्स्ट ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया हमारा टेलमीसार्टन। टेलमीसार्टन क्या होता है, तो इसके कुछ ब्रांड्स में आता है, जैसे टेलवास, आप लोग सुने होंगे टेलवास नाम का ड्रग्स आता है, चाहे टेल्मा नाम का ड्रग्स आता है, इसका ब्रांड नेम होता है। उसमें क्या होता है कि किसी पे इसमें क्या होता है कि ये टेलमीसार्टन ड्रग क्या करता है, ये क्या करता है इंसुलिन का लेवल को क्या करता है, इंसुलिन समझिएगा, जो डायबिटीज मेलाइटस होता है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जिसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टर होता है वो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक, इंसुलिन के रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, ठीक। ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, इंसुलिन के रेजिस्टेंट हो जाता है हमारा वो ट्रांसपोर्टर, ठीक, GLUT2 ट्रांसपोर्टर या फिर GLUT3 ट्रांसपोर्टर, ठीक। ये सारे क्या होते हैं, इस इंसुलिन का क्या होता है रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब उस ट्रांसपोर्टर पर ये एक्शन नहीं दिखा पाता है, जिससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ दिखता है, ठीक। तो ये टेलमीसार्टन क्या करता है, ये जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंसी है, ठीक, ये क्या है जो रेजिस्टेंस हो रखा है उसको कम करता है। तो ये टेलमीसार्टन का फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो ग्लूकोज का यूटिलाइज होगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा या फिर ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगा। दो प्रोसेस की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है, ठीक। तो ये ड्रग्स कौन से वाले पेशेंट को देंगे, जो पेशेंट सफर कर रहा है दो कंडीशन से, फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 प्लस हाइपरटेंशन, वो पेशेंट जो इस दो प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो उसको क्या देंगे, टेलमीसार्टन। नेक्स्ट हमारा जो ड्रग्स आता है उसका नाम है इर्बिसार्टन। इर्बिसार्टन में क्या होता है कि ये सोडियम चैनल्स को इनहिबिट कर देता है, ठीक। इसका फंक्शन होता है, सपोज हमारे ब्लड में सोडियम लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन तो हुआ ही है, लेकिन जब ब्लड में सोडियम लेवल बढ़ जाएगा तो हमारे सोडियम चैनल्स में, सपोज कीजिएगा ये एक सेल है और सेल है, किसका सेल है, ये हार्ट का सेल है, कार्डियक सेल है। इसमें क्या होता है कि सोडियम लेवल अगर जब ब्लड में बढ़ा हुआ है, जब ब्लड में सोडियम लेवल बढ़ा हुआ है तो ये सोडियम एंट्री मारता है हमारे हार्ट सेल्स में, और सोडियम का जब इंक्रीज हो जाता है, इंट्रासेलुलर सोडियम क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, तो इस हार्ट में क्या होता है एक कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलता है, एक इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलता है, जिसका कंडीशन हम बोलते हैं एरिदमिया वाला कंडीशन देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में क्या करता है, जो सोडियम चैनल है, ये सोडियम चैनल्स को क्या कर देता है, ये ड्रग्स इनहिबिट कर देता है। ये इर्बिसार्टन क्या करता है, सोडियम चैनल्स को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट द सोडियम चैनल्स। और जब सोडियम चैनल्स को इनहिबिट कर देगा तो ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक, और उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा और एरिदमिया वाला कंडीशन नहीं दिखाई देगा। तो ये ड्रग्स जो यूज होता है एरिदमिया साथ साथ हाइपरटेंशन वाले केस में यूज होता है। ये ड्रग्स किस में यूज होता है, एरिदमिया के साथ साथ हाइपरटेंशन हो रखा है उस वाले पेशेंट में क्या यूज होगा हमारा ये ड्रग्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ड्रग्स, ये था हमारा कुछ ड्रग्स जो रास सिस्टम पे एक्शन दिखा रहा था। नेक्स्ट हम लोग कुछ बात करते हैं ऐसा ड्रग्स जो हमारे बॉडी के फ्लूइड को, हाइपर वॉल्यूमिया वाले कंडीशंस को कंट्रोल करता है, मतलब हमारे वॉल्यूम में, हमारे बॉडी में जो वॉल्यूम बढ़ा है फ्लूइड का उसको कम करेगा। फ्लूइड को मतलब किसी ना किसी प्रोसेस से बाहर निकालना है। तो एक ड्रग्स आता है जिसका नाम है डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स वैसे ड्रग्स को बोलते हैं जो हमारा यूरिन के आउटफ्लो को या फिर इसको रेट के उसके या फिर वॉल्यूम को
उसका रेट को या फिर उसका वॉल्यूम को बढ़ा देता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है, ठीक, उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। तो अगर मान लीजिए जब हमारा यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, बॉडी का फ्लूइड डिक्रीज हो जाएगा, हाइपर वॉल्यूमिया से हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा। और जो बॉडी का हाइपोवॉल्यूमिया होगा, सपोज कीजिएगा जब हाइपर वॉल्यूमिया वाला कंडीशन से बॉडी का फ्लूइड डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इसमें सपोज स्टार्ट कीजिए, एक ड्रग्स का नाम लिखिए थियाजाइड्स। थियाजाइड्स ये ड्रग्स क्या करता है, ये ड्रग्स यूरिन के आउटफ्लो को बढ़ा देता है, ठीक। तो थियाजाइड क्लास है, इसमें एक ड्रग्स आता है क्लोरथैलिडोन नाम का। कौन सा ड्रग आएगा, क्लोरथैलिडोन नाम का ड्रग्स आता है। फिर दूसरे क्लास में एक आता है लूप डायोरेटिक्स। लूप डायोरेटिक्स, और ये जो लूप डायोरेटिक्स होता है ना, बहुत ही पोटेंट ड्रग होता है, हाई सेलिंग ड्रग्स होता है। क्यों, क्योंकि वह पोटेंट ड्रग उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी के जब यूरिन वाला जो फ्लो हो रहा था, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहे थे, तो मेनली हमारा फोकस था सोडियम को डिक्रीज करना। तो इस लूप डायोरेटिक्स क्या करता है, सोडियम के साथ साथ जितने भी मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक, और क्लोरीन हो गया, ये सारे के सोडियम के साथ साथ उसको भी क्या कर देता है, यूरिन के फॉर्म में निकाल देता है। तो ये बहुत ही मोस्ट पोटेंट ड्रग होता है, पोटेंसी इसका हाई हो जाता है। तो लूप डायोरेटिक्स में क्या लिखेंगे, सब ड्रग्स का नाम फ्यूरेसामाइड। फ्यूरेसामाइड जिसका हम लोग लैसिक्स नाम से भी जानते हैं, फ्यूरोसेमाइड, स्पेलिंग मिस्टेक, फ्यूरेसामाइड्स। और नेक्स्ट एक ड्रग्स लिख लेंगे, एक और क्लास लिख लेंगे, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। इस पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स की खास बात यह है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोलते हैं। ये ड्रग्स क्या करता है, जब एल्डोस्टेरोन जो रिसेप्टर पे काम कर रहा था, पी सेल्स, प्रिंसिपल सेल्स पे एक्शन दिखा रहा था, तो वहां पे जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देता है ये पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ठीक। तो ये क्या करता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका एक और नाम बोल सकते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड इनहिबिटर, ठीक। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में एक ड्रग्स का नाम लिखेंगे हम लोग, जिसका नाम है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन नाम का ड्रग्स आता है, ठीक। और इसका जो हम इसका अदर नेम क्या बोले थे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट हमारा जो ड्रग्स आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ये ड्रग्स, और नेक्स्ट हम लोग जो ड्रग्स पढ़ेंगे वो होता है डायलेटर्स, वैसोडायलेटर्स। वैसोडायलेटर्स मतलब हमारा ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। तो ब्लड वेसल्स कौन कौन सा आता है, आर्टरी आता है, वेन्स आता है, कैपिलरी आता है, ठीक। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, आर्टरी आएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है वेन्स आता है, ठीक। तो ये जो आर्टरी और वेन को हम लोग डायलेट करेंगे तो क्या होगा, आर्टरी वेन को डायलेट करेंगे तो ब्लड वॉल्यूम कम दिखेगा और ब्लड प्रेशर कम दिखेगा, ठीक। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक, जिसकी वजह से बीपी क्या होता है, कम होता है। तो आर्टरी डायलेक्टर में लिख लेंगे हम लोग मिनॉक्सिडिल। और जो वेन्स डायलेटर बोलते हैं, जो वेन को डायलेट करता है इसको लोग नाइट्रेट्स लिखते हैं। नाइट्रेट्स वाला ड्रग्स आता है, जैसे हमारा नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, एनटीजी, ठीक। तो वो क्या होता है, वीनो डायलेटर होता है, वेन्स को डायलेट करता है। और वैसा ड्रग्स जो दोनों को डायलेट करता है, ये दोनों को जो ड्रग्स डायलेट करेगा, दोनों को, आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोप्रोसाइड। नाइट्रोप्रोसाइड स्पेलिंग देख लेना, नाइट्रोप्रोसाइड वो ड्रग्स आता है जो कॉम्बिनेशन में आर्टरी प्लस वेन दोनों को क्या करता है, डायलेट कर देता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCB भी इसको लिख सकते हैं। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का फंक्शंस क्या होता है, ठीक। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है कि सेल्स में, स्मूथ मसल्स या फिर कार्डियक मसल्स में एक होता है एल टाइप का वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक, जो कैल्शियम को अंदर लेता है, ठीक, उसी चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, ठीक। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हार्ट को रिलैक्स करता है और ब्लड वेसल्स को
ब्लड वेसल्स में जो मसल्स होता है, जैसे आर्टरी में क्या होता है स्मूथ मसल्स, उसको भी क्या करता है रिलैक्स रखता है। इसका फंक्शन क्या होता है, रिलैक्स द हार्ट, रिलैक्स द हार्ट एंड स्मूथ मसल्स। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लिख सकते हैं, रिलैक्स द हार्ट एंड स्मूथ मसल, दोनों को रिलैक्स कर देगा। जब रिलैक्स कर देगा तो ब्लड का प्रेशर नहीं बढ़ता है, कम हो जाता है। इसमें बहुत ही खास खास ड्रग्स आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे नेफिडिपिन, नेफिडिपिन। नेक्स्ट जो ड्रग्स आता है उसको हम लोग लिखेंगे एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन। फिर क्या आता है डेल्टियाजाम, फिर आता है वेरापामिल। ये कुछ ड्रग्स आता है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के नाम से आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये बहुत सारे जो ड्रग्स थे वो क्या था, यूज होता था हमारा हाइपरटेंशन वाला केस में। अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत लोगों को नहीं समझ आता है। तो इसका मैकेनिज्म समझने के लिए एक डायग्राम का हेल्प ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये है एक सेल, ये कार्डियक सेल्स भी मान सकते हैं या फिर स्मूथ मसल्स भी मान सकते हैं। इस पे क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम है एल टाइप सोडियम चैनल। और ये चैनल कौन सा होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल। मतलब ये चैनल क्या करता है, सोडियम को, सिर्फ सोडियम को एंट्री दिलाता है। तो अगर ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ा हुआ है, बढ़ा, तो ये सोडियम को क्या करता है, वो सोडियम को क्या करता है, बहुत ज़्यादा अंदर ले लेता है। और इंट्रासेलुलरली क्या होता है, सोडियम का लेवल हाई हो जाता है। ठीक, इंट्रासेलुलरली सोडियम का लेवल आता है। जब पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर सेल्स क्या हो जाता है, डीपोलराइज्ड हो जाता है, डीपोलराइज्ड हो जाता है। और डीपोलराइज का मतलब हेवी कॉन्ट्रैक्शन होगा उस सेल्स में, क्या होगा, हेवी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, हेवी कॉन्ट्रैक्शन। सपोज कीजिए ये जो सेल्स है वो हमारा हार्ट के पास है। ठीक, तो हार्ट में क्या होगा, जब कैल्शियम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मतलब कैल्शियम सारा जगह पर कैल्शियम लिख लीजिएगा, तो पॉजिटिव होता है, दो पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये क्या था, सोडियम कैल्शियम जब एंट्री मारता है तो एल टाइप एक चैनल होता है जिसको कैल्शियम चैनल बोलते हैं। और ये कैसा होता है, ये वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। मतलब इस चैनल के थ्रू सिर्फ कैल्शियम ही सेल के अंदर आएगा। जब सेल के अंदर कैल्शियम आता है, और कैल्शियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आयंस होता है, तो हमारे क्या होता है, इंट्रासेलुलरली क्या होता है, कैटायंस बढ़ जाते हैं। कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो जब किसी भी सेल्स में जो कार्डियक सेल्स हो या फिर स्मूथ मसल्स हो, उसमें क्या होता है, जब पॉजिटिव आयंस बढ़ जाता है सेल के अंदर, तो सेल्स क्या होता है, डीपोलराइज हो जाता है। और डीपोलराइज सेल्स में क्या होता है, हेवी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। हेवी कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, सपोज कीजिए हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेगा, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड को फ्लो बढ़ा देता है। और ब्लड को फ्लो बढ़ा देगा तो जो आर्टरी और वेन्स का वाल होता है उस पर प्रेशर जनरेट करता है। ठीक, तो वो क्या करता है कि ये हेवी कॉन्ट्रैक्शन कराता है या फिर स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक, तो ऐसा ड्रग्स दिए जो कैल्शियम चैनल को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इस चैनल्स को क्या कर दिया, एकदम ब्लॉक कर दिया। तो जितने भी कैल्शियम बाहर थे वो कैल्शियम ही रह जाएंगे। और ये जो मसल्स है, कार्डियक मसल्स या फिर स्मूथ मसल, ये डीपोलराइज ना होकर सिर्फ हाइपरपोलराइज होता है। और हाइपरपोलराइज मतलब डायलेट हो जाता है, रिलैक्स रहेगा एकदम, इसमें कोई हलचल नहीं होता है। ठीक, तो ये कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस था हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर जब 140 से ज़्यादा होता है और 150 से कम होता है। ठीक, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से एबव होता है और 90 से कम होता है। ठीक, मतलब 90 mm से कम रहेगा और 80 mm से डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा रहता है। उस वाले कंडीशन में जो रिस्क फैक्टर होता है, वो रिस्क फैक्टर क्यों होता है, क्योंकि हम हाई सोडियम इंटेक करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, हमारा हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो हमारा जो मॉडिफिकेशन होगा डाइट में, इसका जो मैनेजमेंट होगा वो हम डाइट में मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे जो हमारा सोडियम का इंटेक था उसको हम लोग थोड़ा कम कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक, तो ट्रीटमेंट में सिर्फ हम हाइपरटेंशन में क्या लिख देंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आते हैं। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का बात किया जाए तो उसमें क्या करेंगे, हम
सॉल्ट का इंटेक कम कर देंगे। ठीक, सोडियम का जो लेवल होता है उसको हम लोग कम कर देंगे। और कितना खाएंगे सोडियम? सोडियम कितना लेंगे? लेस देन 2.5 ग्राम पर डे। ठीक, 2.5 ग्राम पर डे हम लोग सोडियम का क्वांटिटी लेते हैं, सिर्फ सोडियम का बात किया जाए। और NaCl का बात किया जाए, NaCl मतलब नमक, इसका बात किया तो 6 ग्राम से हम लोग कम लेंगे पर डे, 6 ग्राम से कम लेते हैं। ठीक, और वेट रिडक्शन वाले प्रोसेस करते हैं, कुछ छोटा मोटा एक्सरसाइज कर देंगे। ठीक, थोड़ा बहुत डाइट में मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। ठीक, ये सारे चीज हम लोग देखते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो हाइपरटेंशन होता है उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, पता कैसे लगाते हैं। तो उसको पता लगाने के बहुत सारे रीजन होता है। सिंपली हम लोग वाइटल साइंस लेते हैं, स्फैग्नोमैनोमीटर, बीपी मशीन, उससे भी हम लोग क्या करते हैं, बीपी को चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हाई सोडियम होता है, यूरिन में क्या होता है, सोडियम का लेवल दिखना स्टार्ट हो जाता है, सोडियम का लेवल दिखना स्टार्ट होता है। तो जब सोडियम का लेवल ज़्यादा दिखने लगे यूरिन में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो केस किसका है, हाइपरटेंशन वाला केस है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर ब्लड को चेक करेंगे, ब्लड लेवल चेक करेंगे, तो नॉर्मल जो सोडियम का लेवल होता है 135 से लेकर 145 मिलीमोल पर लीटर, या फिर इसको मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बोलते हैं। जब 145 से ज़्यादा जाता है तो वो हाइपरटेंशन वाला कंडीशन कॉज करता है। तो ये सारा कुछ डायग्नोसिस होता है, डायग्नोस्ड करते हैं जिसमें हम लोग हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ड्रग ऑफ चॉइस बहुत अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। ठीक, जो हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो प्रेगनेंसी में हम ड्रग देंगे वो मेनली क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग को बात करते हैं। इन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन कौन से ड्रग्स को नहीं देना है, एकदम वर्जित है, क्योंकि उसका हेवी रिएक्शंस भी हो सकता है और साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है। ठीक, तो इसमें फर्स्ट ड्रग हो जाएगा स्पाइरोनोलैक्टोन, ये ड्रग्स नहीं देंगे। नेक्स्ट क्या होता है, AC इनहिबिटर, ARB और ACE इनहिबिटर, और क्या देंगे, रेनिन इनहिबिटर। रेनिन इनहिबिटर आपको पता है स्पाइरोनोलैक्टोन का है पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स। ARB मतलब 81 रिसेप्टर ब्लॉकर, उसमें टेल्मिसार्टन, लोसार्टन, कैंडिसार्टन, इर्बिसार्टन। ठीक, ये सारा। AC इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहा था, कौन, रेनिन, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल। ठीक, रेनिन इनहिबिटर डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट कर रहा था, कौन सा ड्रग, रेनिन को इनहिबिट करता है, एलिसकायरन, रामिकायरन, इनालकायरन। ठीक, ये ड्रग्स को हम लोग नहीं देंगे। नेक्स्ट थर्ड में क्या होता है कि एटिनोलोल, ये ड्रग्स नहीं देंगे। ये क्या है, बीटा ब्लॉकर होता है, बीटा ब्लॉकर बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ये ड्रग्स भी नहीं देंगे। किसका, बहुत सारा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। नाइट्रोप्रूसाइड, डायूरेटिक्स, ये सारे ड्रग्स क्या होता है, मेनली क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, प्रेगनेंसी में नहीं देते। क्यों, क्योंकि ये जो ड्रग्स होता है बहुत हेवी इसका एक्शन होता है, इसका एक्शन क्या होता है, बहुत हेवी होता है। अगर इसका इम्पैक्ट पड़ गया, ब्लड प्रेशर हाई है और उसको अचानक से बहुत लो कर दिया, सपोज कीजिए अगर ये ड्रग्स करता है हाइपरटेंशन से एकदम हाइपोटेंशन कंडीशन ला देता है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो फीटस में था वो स्लो पड़ जाएगा और फीटस बहुत ज़्यादा कंडीशंस खराब देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा डायूरेटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमारे ब्लड प्लाज्मा जो होता है, हमारे बॉडी में वाटर का लेवल कम हो जाएगा। ये डायूरेटिक्स क्या होता है, सोडियम लेवल डिक्रीज कर देगा, सोडियम के साथ साथ वाटर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो एमनियोटिक फ्लूइड है, उसमें भी तो वाटर होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर होता है। अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड को अगर हार्म कर दिया ये डायूरेटिक्स और सोडियम का बैलेंस को गड़बड़ा दिया, तो फीटस का डेथ भी हो सकता है। ठीक, इसलिए ये सारा ड्रग्स क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कुछ बात करते हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ ड्रग होता है। ठीक, सेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी, सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी। कुछ सेफेस्ट ड्रग का बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा अल्फा मिथाइल डोपा। ये सिम्पैथोलाइटिक डिस्चार्ज था, जो हमारा CNS रिलीज कर रहा था, उसको क्या कर रहा था, उसको डिग्रेड कर दे रहा था, उसको तोड़ दे रहा था। तो सिंपैथेटिक एक्शंस मूवमेंट हमारे बॉडी में नहीं देखने को मिल रहा था, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा था। ठीक, नेक्स्ट आता है क्लोनिडिन, वही सेम ड्रग्स। नेक्स्ट आता है हमारा बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर में सारा दे सकते हैं, सिर्फ ये ड्रग्स को नहीं देंगे, ये ड्रग्स को नहीं देना है। नॉट एडमिनिस्टर, कौन सा ड्रग, एटिनोलोल, एटिनोलोल।
नो लोल, ये ड्रग्स को नहीं दे सकते, बाकी सारे बीटा ब्लॉकर्स को दे सकते हैं। फिर बात आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को दे सकते हैं, ठीक। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसमें देखिएगा नहीं होगा, ठीक, तो वो हम लोग दे सकते हैं। फिर हाइड्रालाजिन दे सकते हैं, हाइड्रालाजिन। फिर नेक्स्ट ड्रग आता है फेंटोलामिन, ये ड्रग्स हम लोग दे सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि हाइपरटेंशन दो केस में देखने को मिलता है। फर्स्ट, जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती है या फिर कोई लेडीज जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन होता है, फर्स्ट केस। नेक्स्ट क्या होता है, हाइपरटेंशन क्रॉनिक पहले से चल रहा था और उस हाइपरटेंशन वाले कंडीशन में कोई मदर या फिर कोई लेडीज प्रेग्नेंट हुई जो प्रेगनेंसी कंसीव की। यहाँ पर दो केस आ गया, दोनों केस को समझते हैं। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, सबसे पहले एक केस है, कौन सा केस है भाई, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक। हाइपरटेंशन पहले से था और उस दरमियान क्या की, फीमेल कंसीव की, फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव की। नेक्स्ट कंडीशन आता है जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, दो केस आ गए हमारे पास, ठीक। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा और इसमें क्या ड्रग ऑफ चॉइस होता है, इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होगा क्या होता है और इसमें क्या होता है। इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो मिथाइल अल्फा मिथाइल डोपा होता है, अल्फा मिथाइल डोपा, ये ड्रग को हम लोग देंगे। अगर मान लीजिए ये ड्रग से काम नहीं चल रहा है तो हम लोग देंगे लेबिटालोल, लेबिटालोल। अगर सपोज मान लीजिए ये ड्रग्स भी काम नहीं कर रहा है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देते हैं, नॉट वर्क, नॉट वर्क, अगर ये मान लीजिए काम नहीं कर रहा है तब। नेक्स्ट आता है इसका ड्रग ऑफ जो चॉइस होता है वो होता है लेब्यूटालोल, लेबिटालोल। और ये जो ड्रग्स होता है उसको हम लोग आईवी भी दे सकते हैं या फिर ओरल भी दे सकते हैं, ठीक, आईवी भी दे सकते हैं या फिर ओरल दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए लेब्यूटालोल एक्शन नहीं दिखा रहा है तो हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हाइपरटेंशन होता है अगर वो क्राइसिस लेवल तक जाता है, मतलब कि उसका जो 180/120 पार कर देता है। सपोज कीजिएगा 180 सिस्टोलिक प्रेशर और 120 डायोस्टोलिक प्रेशर, कितना घातक वाला कंडीशन है जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस, हाइपरटेंशन क्राइसिस। इसको हम लोग लास्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, लास्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जब लास्ट स्टेज पे होता है तो बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करने का क्षमता रखता है, ठीक। तो ये लीड्स कर सकता है, क्या लीड्स कर सकता है, इट कैन लीड्स टू ऑर्गन फेल्यूर, ठीक, ऑर्गन फेल्यूर, ठीक, ऑर्गन फेल्यूर। क्यों, क्योंकि सपोज कीजिएगा कि ऑर्गन्स है, कोई लीवर है या फिर किडनी है, उसमें हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ का कैपिलरी वॉल सारा डैमेज हो सकता है। और डैमेज होने के कारण क्या होता है कि उस लीवर का फेल्यूर भी हो सकता है, किडनी फेल्यूर भी हो सकता है, ठीक, वो कंडीशन कॉज कर सकता है। और इस कंडीशन कॉज करने, जैसे सपोज कीजिए मान लीजिए हैमरेज भी हो सकता है, हैमरेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर है, हैमरेज भी देखने को मिल सकता है, ठीक। अक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है, अक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन देखने को मिल सकता है, एमआई कंडीशन देखने को मिल सकता है, ठीक, एमआई कंडीशन देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को मिल सकता है, और क्या देखने को मिल सकता है, बहुत सारा कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक। एमआई मतलब हार्ट अटैक, ठीक, ये कंडीशन भी देखने को इसमें मिलता है। कौन सा वाले का, हाइपरटेंशन क्राइसिस वाले कंडीशन में। और हाइपरटेंशन क्राइसिस कौन से वाले कंडीशन को बोलेंगे, जिसमें 180/120 mm ऑफ Hg से भी ज़्यादा होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाला, जो कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उससे जो ब्लड फ्लो निकलता है, ब्लड फ्लो, और जो ब्लड फ्लो से हमारा ब्लड वेसल्स के वॉल पर जो
प्रेशर जनरेट करता है वो कितना होता है 180, हाई ब्लड प्रेशर। ये क्राइसिस वाला कंडीशन है, जिसको हो जाएगा तो उसको बहुत क्या ही बोल सकते हैं, ठीक, ये कंडीशंस हो सकता है, ठीक। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हाइपरटेंशन वाला कंडीशन होता है उसको हम लोग अचानक से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। अचानक से ऐसा टैबलेट देंगे या फिर ऐसा मेडिसिन एडमिनिस्टर ना कर दें, क्योंकि ये 120 बहुत घातक होता है, और 120 अगर अचानक से ब्लड प्रेशर हाई है उसको तुरंत धाए से कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बैड कंडीशन क्रिएट कर सकता है, ठीक, बैड कंडीशन क्रिएट कर सकता है। तो हम लोग नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, वी शुड रिड्यूस ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली। क्या करेंगे, वी शुड रिड्यूस ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली, नॉट रैपिडली। धाए धाए नहीं गिराएंगे, एकदम धीरे धीरे करेंगे। ऐसा मेडिसिन देंगे जो 20 mg कम करेगा, ऐसा फिर मेडिसिन देंगे जो 20 mg, 180 से सिस्टोलिक पर 160, 160 से 140, 140 से फिर 120, ठीक, ऐसे करके मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट क्या इसमें बात आता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा, जो ब्लड प्रेशर होगा, ठीक, तो उसमें जो 25% प्रेशर जो है, इसका 25% प्रेशर हमको 2 घंटा के अंदर में कम करना होगा, ठीक। जो मतलब होता है कि डिक्रीज करेंगे ब्लड प्रेशर को 2 आवर्स के अंदर। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 200 ml ऑफ Hg है सिस्टोलिक प्रेशर, उसका 20% कितना हुआ, उसका 50 ml ऑफ Hg। तो ऐसा मेडिसिन देंगे कि सबसे पहले 50 ml ऑफ Hg कम करेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट मेडिसिन देंगे, वही मेडिसिन जो 50% फिर उसको 50 ml ऑफ Hg कम करेगा। तो ग्रेजुअली करेंगे, ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, ग्रेजुअली करेंगे, ये इसका ये डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये हमारे लिए बैड कंडीशन क्रिएट कर सकता है, ठीक। तो कुछ ऐसे ड्रग्स जो होंगे जो मेनली हाइपरटेंशन होता है, क्राइसिस वाला हाइपरटेंशन वाला कंडीशन में देते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स होंगे जो क्राइसिस वाला कंडीशन में देते हैं। सबसे पहले को नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड देंगे, ठीक। क्लोनिडीन दे सकते हैं, क्लोनिडीन दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, CCB, ये धीरे धीरे रिड्यूस करता है। फिर इनालाप्रिल दे सकते हैं, इनालाप्रिल देंगे, ठीक। NTG दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रेट्स वैसोडाइलेटर, NTG दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं, जो एंजाइना पेक्टोरिस एंजाइना वाला कंडीशन में देते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक। फिर क्या दे देंगे, हाइड्रालाजिन दे देंगे, ठीक। और कौन सा दे सकते हैं, इस्मोलोल, ये क्या है, बीटा ब्लॉकर्स है, इसको दे सकते हैं, ठीक। लेब्यूटालोल दे देंगे, लेब्यूटालोल जो आर्टरी और ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरी और वेन्स दोनों को डायलेट करता था, ठीक। फिर फेंटोलामिन दे सकते हैं, फेंटोलामिन, ठीक। ये सारे कुछ ड्रग्स हम लोग दे सकते हैं, ठीक। और ये इस ड्रग्स में सबसे बेस्ट ड्रग होगा, ड्रग ऑफ चॉइस होता है DOC, ड्रग ऑफ चॉइस होता है इस हाइपरटेंशन क्राइसिस वाला में, क्योंकि ये नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है वेरी हाई एफिनिटी, बहुत हाई एफिनिटी होता है, इसका क्या होता है, हाई एफिनिटी। इसीलिए इस ड्रग्स को हाईली प्रेफरेबल ड्रग बोलते हैं, हाई एफिनिटी, ठीक, हाई एफिनिटी। सो इस प्रकार से क्या है, हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक। तो हाइपरटेंशन मेनली क्या होता है, हाइपरटेंशन बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है, जिसमें अगर पेशेंट को नहीं दिया जाए तो बहुत सारे कंडीशन लीड्स कर सकते हैं, जैसे हैमरेज, एक्यूट रीनल फेलियर। तो हाइपरटेंशन वाले ड्रग्स वो होते हैं जो एक हार्ट से रिलेटेड, जो हाइपरटेंशन पेशेंट होता है, समझिएगा, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए एक प्रॉमिस होता है, क्या होता है कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है वो हार्ट पेशेंट के लिए या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए एक प्रॉमिस होता है, कि ये प्रॉमिस क्या करता है कि वो अगले दिन को अगला दिन बढ़ाने का, मतलब उसके लाइफ के एक और दिन ऐड करने का प्रॉमिस है, समझ में आ रहा है। ये कैसा ड्रग है, ये ऐसा ड्रग है कि जिस पेशेंट को देंगे तो उस पेशेंट से क्या प्रॉमिस कर देगा कि चलो लो एक और दिन तुम्हारा बढ़ गया। तो ये बहुत ही पावरफुल ड्रग होता है, बहुत ही इसेंशियल ड्रग होता है। सो अभी हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए, पूरे हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को कंप्लीट कर लिए। सो अगर इफ़ यू वांट टू शेयर दैट पर्सन जिसको क्या है रिक्वायरमेंट है ये सब ड्रग्स को पढ़ने का, ठीक, इसके यूजेस को समझने का, इसके साइड इफेक्ट्स को समझने का, तो उस वाले पर्सन्स को, उस वाले भाई बहन को आप शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने भाइयों बहनों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।